क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग एक साथ 10 अलग-अलग दिशाओं में भाग रहा है? एक तरफ लगता है कि ये सीख लें, दूसरी तरफ कोई और जुनून अपनी ओर खींचने लगता है। अगर ये लगता है कि इतनी सारी रुचियां होना एक तरह की उलझन है, एक प्रॉब्लम है, तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। आज हम इसी की तह पक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषज्ञ और सामान्यज्ञ की, मतलब स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट। फिर समझेंगे कि ये जो बहुत सारी रुचियों वाला दिमाग होता है, ये काम कैसे करता है। हम स्पेशलाइजेशन के मिथक को तोड़ेंगे, मेडिसी इफेक्ट नाम की एक सुपर पावर के बारे में जानेंगे और आखिर में इस तरह की जिंदगी जीने के लिए 4 प्रैक्टिकल मॉडल्स पर नजर डालेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या जिंदगी में कामयाब होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही चीज पर टिके रहना, या फिर कई रास्ते एक साथ भी चल सकते हैं? यही है स्पेशलिस्ट बनाम जनरलिस्ट की सदियों पुरानी बहस। अच्छा, इसको समझने का एक तरीका देखते हैं। स्क्रीन पर 2 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व किसी के जीने के तरीके को बेहतर तरीके से समझाता है, पर्सन ए या पर्सन बी? ठीक है, तो इसे समझते हैं। पर्सन ए हैं सचिन तेंदुलकर। 11 साल की उम्र से उनकी दुनिया में बस एक ही चीज थी, क्रिकेट। उनके कोच स्टंप्स पर 1 रुपए का सिक्का रखते थे और कहते थे जो भी सचिन को आउट करेगा सिक्का उसका, और अगर सचिन आउट नहीं हुए तो वो सिक्का उनका होता था। इस जबरदस्त फोकस ने उन्हें वो बनाया जो वो हैं। अब दूसरी तरफ है पर्सन बी, रतन टाटा। उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, फिर टाटा स्टील, मोटर्स, होटल्स और यहाँ तक कि एयरलाइंस में भी काम किया। उन्होंने एक चीज पर नहीं बल्कि कई अलग अलग फील्ड्स में काम करके कामयाबी हासिल की। तो अगर किसी को लगता है कि वो पर्सन भी जैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब बस इतना है कि उस इंसान का दिमाग एक अलग लेवल पर, एक अलग तरीके से ऑपरेट करता है। ये कोई कमी नहीं है, बस काम करने का एक अलग अंदाज है। तो ये अलग तरीके से काम करना, ये है क्या असल में? चलिए अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि ये जो कई रुचियों वाला दिमाग है, जिसे हम मल्टी पोटेंशियलाइट कहते हैं, वो असल में काम कैसे करता है। मल्टी पोटेंशियलाइट, ये शब्द उन लोगों के लिए है जिनकी बहुत सारी इंटरेस्ट्स और क्रिएटिव हॉबीज होती हैं। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विलियम डॉटसन कहते हैं कि ऐसे लोगों का दिमाग किसी एक चीज की गहराई में जाने के लिए नहीं, बल्कि कई चीजों में फैलने के लिए, यानी विस्तार के लिए बना होता है। ये एक अलग तरह की वायरिंग है बस। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पिंच फोकस सिस्टम। ये बताता है कि एक मल्टी पोटेंशियलाइट का दिमाग हाइपर फोकस मोड में कब जाता है। पी है पैशन के लिए, जब कोई चीज बहुत एक्साइटिंग लगती है। आई है इंटरेस्ट, जब कोई नया टॉपिक या प्रॉब्लम सामने आती है। एन है नॉवेल्टी, यानी किसी भी चीज की नई नई शुरुआत। सी है चैलेंज, जब कोई काम मुश्किल लगता है तो मजा आता है। और एच है अर्जेंसी, जब लगता है कि बस ये काम अभी इसी वक्त करना है। इन 5 में से कोई एक भी चीज ट्रिगर हो जाए तो हाइपर फोकस ऑन हो जाता है। लेकिन अगर ये सब इतना नेचुरल है, तो हमारे समाज में, हमारी परवरिश में बस एक चीज पर फोकस करो का इतना दबाव क्यों है? चलिए स्पेशलाइजेशन के इस मिथक की पड़ताल करते हैं, जो असल में एक बहुत ही नया, हाल फिलहाल का आइडिया है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का लक्ष्य कोई स्पेशलिस्ट बनाना नहीं था, बल्कि एक पूर्ण मानव बनाना था जो कला, विज्ञान, दर्शन सब में निपुण हो। ये एक चीज वाला आइडिया तो मुश्किल से 250 साल पहले ही पॉपुलर हुआ, जब 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी किताब में डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन का विचार दिया। इसके बाद 1806 में प्रशियन एजुकेशन मॉडल आया, जिसका मकसद ही था फैक्ट्री के लिए आज्ञाकारी और स्पेशलिस्ट कर्मचारी तैयार करना, ना कि क्रिएटिव थिंकर्स। पर स्पेशलाइजेशन का ये आइडिया इतना आकर्षक क्यों था? जवाब छुपा है एडम स्मिथ के पिन फैक्ट्री वाले उदाहरण में। देखिए, जब एक आदमी पूरी पिन बनाता था तो वो दिन में मुश्किल से 20 पिन बना पाता था, लेकिन जब पिन बनाने के काम को 18 छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड स्टेप्स में बांट दिया गया तो प्रोडक्टिविटी 2400 गुना बढ़ गई। बस यही वो वजह थी कि फैक्ट्री मालिकों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। मजे की बात यह है कि एडम स्मिथ ने खुद लिखा था कि जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी बस कुछ गिने चुने आसान काम करता रहता है, तो उसे अपनी समझ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता। यही डिवीजन ऑफ लेबर के पीछे का मूल विचार था, क्रिएटिविटी की कीमत पर एफिशिएंसी। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस इंसान ने स्पेशलाइजेशन को इतना बढ़ावा दिया, वो खुद एक स्पेशलिस्ट था ही नहीं। एडम स्मिथ एक फिलोसोफर, एक इकोनॉमिस्ट और एक हिस्टोरियन थे, एक सच्चे जनरलिस्ट।
तो अगर स्पेशलाइजेशन ही सब कुछ नहीं है तो फिर एक जनरलिस्ट की असली ताकत क्या है? यहीं पर सामने आती है हमारी सुपर पावर, जिसे कहते हैं मेडिसी इफेक्ट। मतलब इनोवेशन वहां होता है जहां अलग अलग फील्ड्स आपस में मिलती हैं, जहां उनका इंटरसेक्शन होता है। मेडिसी इफेक्ट का नाम 14वीं सदी के फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार के नाम पे पड़ा है। ये बहुत अमीर बैंकर्स थे जो अपने पैसे से पेंटर्स, साइंटिस्ट, पोएट्स, आर्किटेक्ट्स, मतलब हर तरह के क्रिएटिव लोगों को एक साथ लाते थे। और जब ये अलग अलग दिमाग एक दूसरे से मिले तो आइडियाज का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने रेनेसा यानी पुनर्जागरण को जन्म दिया। इसके कुछ कमाल के उदाहरण देखिए। जब पेंटिंग और ज्योमेट्री का मिलन हुआ तो 3D पर्सपेक्टिव का जन्म हुआ। जब आर्किटेक्चर और एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान मिले तो ऐसी इमारतें बनी जो इंसान के लिए ज़्यादा आरामदायक थी। लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें मेडिसी परिवार से ही फंडिंग मिलती थी, उन्होंने आर्ट, इंजीनियरिंग और फिजिक्स को मिलाकर उड़ने वाली मशीनों के डिज़ाइन बनाए। और आज के ज़माने में स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी और कंप्यूटर्स को मिलाकर इतने सुंदर यूज़र इंटरफेस बनाए। यही है इंटरसेक्शन की ताकत। तो पॉइंट यह है कि कई सारी रुचियां होना एक सुपर पावर है, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए अब 4 बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल्स को देखते हैं जो एक मल्टी पोटेंशियलाइट जिंदगी को एक स्ट्रक्चर देने में मदद कर सकते हैं। ये 4 मॉडल एमिली वैपनिक ने दिए हैं। पहला है द ग्रुप हग मॉडल, जिसमें कोई अपने सारे इंटरेस्ट को मिला के एक ही करियर बना लेता है, जैसे फरहान अख्तर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, सब कुछ। दूसरा है द आइंस्टाइन मॉडल, जिसमें एक स्टेबल नौकरी होती है जो घर चलाती है और साइड में अपने पैशन पर काम चलता रहता है, जैसे फाल्गुनी नायर जो 18 साल बैंकर थी और फिर नायिका शुरू किया। तीसरा है द स्लैश मॉडल, जिसमें कोई एक साथ कई अलग अलग काम करके कमाता है, जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर भी है स्लैश योगा इंस्ट्रक्टर भी है स्लैश ब्लॉगर भी है। और चौथा है द फीनिक्स मॉडल, जिसमें कोई एक फील्ड में कई साल तक मास्टरी करता है और फिर पूरी तरह से एक नई फील्ड में चला जाता है, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बॉडी बिल्डर से एक्टर, एक्टर से गवर्नर। तो संक्षेप में कहें तो कई रुचियां होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अलग तरह की ताकत है जो मेडिसी इफेक्ट को जन्म देती है, चाहे वो ग्रुप हग मॉडल हो, आइंस्टीन स्लैश या फीनिक्स मॉडल। कामयाबी पाने का कोई एक सही तरीका नहीं है। असल बात यह है कि अपने काम करने के तरीके को समझें और उसे अपनाएं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, इन 4 मॉडलों में से कौन सा मॉडल किसी के काम करने के तरीके से सबसे ज्यादा मेल खाता है?